दोस्तों, भगवान तो आपके सामने से अपने असली रूप में आने से रहे। तो भगवान क्या करते हैं कि एक इंसान को आपके पास में भेजते हैं और वो अपने स्तर पे जो सहायता हो सकती है आपकी, वो अपने स्तर पे करते हैं। आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, जिनका एक स्लोगन भारत का आज राष्ट्रीय स्लोगन बना है, जिसे हम जय हिंद के नाम से जानते हैं। जो स्लोगन का नाम है जय हिंद, है ना। और दोस्तों, जिन्होंने अपने देश को अपने माता पिता से ऊपर रखा, यार उस इंसान की तो हम लोग अगर देवी देवताओं के साथ में रखकर उनकी पूजा करते हैं तब भी कोई गलत नहीं होगा भाई। मेरे को नहीं लगता कोई गलत होगा इसमें, है ना। तो आशा करता हूं मैं, भानु प्रताप सिंह, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रीडम स्मार्ट 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन दोस्तों इनका जन्म हुआ था, यानी कि 23 जनवरी 1897। तो आज इनकी जयंती पर इनको शत शत नमन। दोस्तों, इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक के बंगाल प्रेसिडेंसी उड़ीसा डिवीजन में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु जो बताई जाती है, जो उनका स्वर्गवास हुआ था दोस्तों, वो आपका 18 अगस्त 1945 को बताया जाता है, जो कि एक पूरा डाटा कोई क्लियर नहीं है इनका। तो चलिए दोस्तों, आज इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक, एक और चीज दोस्तों, यार अपना जो चैनल है वो अब काफी धीमी तरीके से गति कर रहा है भाई, यानी कि मूव कर रहा है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार इसे सब्सक्राइब करो और अपने यार दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ यार, है ना। क्योंकि चैनल का गति जो है काफी धीमा हो रहा है भाई, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले इनके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है पूरा पूरा, जो कि आपका अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है भाई तो स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकता है। ठीक है भाई। फैक्ट्स ऑफ अबाउट सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को इनका स्वर्गवास आपका हुआ था दोस्तों 18 अगस्त 1945। और इनका जो स्लोगन था दोस्तों जय हिंद, और एक और स्लोगन था भाई साहब, कौन सा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। नेक्स्ट भाई, इनका जो प्रेसिडेंस ऑफ आईएनसी के जो रहे थे, अच्छा इसमें टाइपिंग में इसने मिस्टेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दो बार लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनकी अध्यक्षता इन्होंने 1938 में संभाली उन्होंने, जो कि कौन सा अधिवेशन था भाई? हरिपुरा का अधिवेशन था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की इनके द्वारा स्थापना की गई थी भाई 1939 से लेकर 1940 तक के बीच में। और इनकी जो वाइफ थी दोस्तों वो एमली सेकल थी, जो कि इनके शादी हुई थी दोस्तों। देखो, इन शादी के बारे में काफी ज्यादा मतभेद है, क्योंकि इनकी शादी को हुई तो थी भाई 1937 को, लेकिन पता पूरी जनता को जब पता चलता है तो वो पता चलता है आपका 1993 में आके, 1999 में आके पता चलता है कि सुभाष चंद्र जी की शादी भी हुई थी दोस्तों। क्या बात है ना। चलिए और जानते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल में। चलो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड फैमिली के बारे में। तो बात दरअसल ऐसी है दोस्तों, जब पैदा होते हैं भाई साहब आपके सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को, तो उस समय क्या होता है कि भारत में अंग्रेजों का ताबड़तोड़ तरीके से जो है लूटा जा रहा था भारत को। उस समय काफी बुरी तरीके से लूटा जा रहा था उस समय भारत को। उस समय इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी जो थे जानकीनाथ बोस, वो एक वकील थे। पहले एक सरकारी वकील हुआ करते थे ये, उनके बाद उन्होंने अपना सरकारी वकील से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने बंगाल में सिंपल प्रैक्टिस किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक महापालिका के प्रमुख बना दिए गए, जिसमें से होता क्या है कि अंग्रेजों के लिए अच्छे तरीके से काम करते हैं, यानी कि अंग्रेजों के साथ ये बहुत ज़्यादा वफादार थे। और इनकी जो फैमिली थी भाई, फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इनकी फैमिली में जो है 14 मेंबर थे भाई। ठीक है। और आपके जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो 9वीं संतान थे।
और इनकी माता जी का नाम जो है भाई वो है आपकी प्रभावती। इनकी माता जी का बहुत तगड़ा लगाव था भाई सुभाष चंद्र बोस जी से। लेकिन एक और चीज भाई, ये काफी ज्यादा देखो, जब एक फैमिली में आपका ये है कि 14 मेंबर्स है, यानी कि देखो 14 मेंबर्स थे, उनमें से आपकी 6 तो लड़कियां थी और क्या बोलते हैं 8 लड़के थे उनमें से, है ना। लेकिन सरदार पटेल की याद आ रही है अभी भी। हाँ, जो सुभाष चंद्र बोस है उनका जो लगाव था सबसे ज्यादा वो अपने भाई से था, जिन्हें वो मेजदा कहकर भी बोलते थे, है ना। और जिनका जो रियल नाम था वो क्या था भाई साहब, शरद चंद्र बोस। और इनकी जो बहन थी भाई, उनके साथ जिनका लगाव था वो थी शिशिर कुमार बोस, ठीक। और इनका जो जीवन में यार देखो, इंट्रोवर्ट ज्यादा हो गए थे उस समय जब ये छोटे थे। उस समय मतलब जो इंट्रोवर्ट होते हैं भाई, जो मतलब अपने आप से ही बात ज्यादा करते रहते हैं वो लोग, है ना। बचपन से ही ज्यादा मतलब अपने आप से ही बात करते थे, क्योंकि घर में यार इतने ज्यादा मेंबर्स होने की वजह से क्या होता है कि आप लोग बिजी हो जाते हो, है ना। अब आप ही लोग अपना एक अगर हो तो सपोज कर सकते हो कि किसी घर में अगर 14 व्यक्ति हैं, तो माँ बाप अब हर एक से मतलब बात तो शेयर करने से रहे, है ना, कि उसी बंदे से बात शेयर करेंगे जो उनके ज्यादा प्रिय होगा, है ना। तो ऐसा कुछ था सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में, इसीलिए वो जब छोटे थे तो ज्यादा शर्मीले टाइप के बन गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से, चलो। जर्नी ऑफ एजुकेशन, अरे क्या लिख दिया है, जर्नी ऑफ एजुकेशन। चलिए, ये है दोस्तों जब वो ICS की परीक्षा पास करते हैं, जबकि फोटो भाई दोस्तों ये। आगे बात करेंगे भाई साहब, देखो जैसे ही छोटे होते हैं तो भाई साहब एक दिन क्या होता है कि इनके पिताजी आते हैं और बोलते हैं सुभाष गेट रेडी फॉर स्कूल, ठीक। आपको क्या करना है कि कल से आपको स्कूल जाना है। अभी क्या होता है कि सभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो स्कूल के नाम से जैसे ही बोलते हैं पापा जी कि बेटा तैयार हो जाना, आपको स्कूल जाना है कल से। भाई साहब पूरी रात तो सोता ही नहीं है, किस लिए भाई रोता है, भाई स्कूल नहीं जाऊंगा, बच्चों दोस्तों के साथ कैसे खेलूंगा मैं, और पता नहीं क्या क्या तरीके के बहाने लगा देते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र जी के साथ में ऐसा कुछ नहीं था, वो यार इतने डिसेंट थे कि उन्हें पूरी रात इस वजह से नींद नहीं आई कि कल मुझे स्कूल जाना है, मैं कल इस प्रकार से अपना जो है ऐसे ऐसे रहूंगा दोस्तों के ऐसे साथ। भाई साहब इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ मैं स्कूल जाऊंगा, भाई क्या तगड़ी बात है ना। लेकिन अब होता क्या है, जैसे सुबह होती है भाई साहब, सुबह होती है तो जैसे रिक्शे वाला आता है भाई, अब वो जैसे उसमें चढ़ते हैं तो क्या होता है वो उनका पैर फिसल जाता है और लग जाती है भाई उनके, है ना। तो मुंह में लगती है भाई, अब ये क्या उस दिन वो स्कूल नहीं जा पाते। चलिए, तो कटक के कौन से स्कूल में उनका जो प्राइमरी शिक्षा थी वो उन्होंने ली थी आपकी प्राटेंट स्कूल से, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। प्राटेंट स्कूल से उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा को पूरा किया और 1909 यानी 1919 में उन्होंने रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला प्राप्त किया है। भाई साहब उड़ीसा में ये कॉलेज है जो इंटरमीडिएट और 10th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये इस समय भी काफ़ी ज़्यादा चलता है भाई, वहाँ पे उसका नाम चलता है भाई, बोलता है ना। स्कूल का नाम क्या है बेटा, रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल। जब भाई चलो उन्होंने अब दाखिला भी ले लिया इन्होंने, अब लेकिन कॉलेज स्कूल में जैसे पहुंचते हैं अपने, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्कूल का प्रिंसिपल होती हैं बेनी माधव दास जी से उनका ज़्यादा लगाव हो जाता है भाई। वो इनके इतने तगड़े तरीके से इनके फैन हो जाते हैं भाई, मतलब क्या बोलते हैं उनके आइडियल बना लेते हैं वो, सुभाष चंद्र बोस जी इनको अपना आइडियल बना लेते हैं। और वो भी जो बेनी माधव दास जी थी स्कूल की प्रिंसिपल, वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी यार। क्या बोलते हैं वो, फीलिंग वाली बात आ गई थी, है ना। फीलिंग वाली बात मतलब वो नहीं भाई, एक माता और पिता के जैसे होता नहीं, माता और बच्चे के साथ में होता है, वो बारी फीलिंग थी भाई, है ना। अब जैसे ही भाई साहब क्या होता है कि चलो अब एक दिन तो स्कूल छोड़ना ही पड़ता है भाई, है ना। अब स्कूल तो छोड़ना पड़ेगा। जब उन्होंने भाई साहब वो स्कूल छोड़ा तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने स्कूल से अपनी इंटरमीडिएट जो पास की थी। लेकिन एक और साथ इसमें क्या होता है कि 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना पूरा जो विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भाई साहब ये, है ना।
विवेकानंद हुए और आपके अरविंद घोष जी हुए, उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जो विवेकानंद ने सॉरी जो 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने विवेकानंद स्वामी जी का जो साहित्य होता था पूरा पूरा अध्ययन कर लिया था भाई दोस्तों, है ना। और जब वो 1915 में जब उनकी जो इंटरमीडिएट चली रही थी उस समय जब बीमार हो जाते हैं, फिर उनमें जैसे पेपर चल रहे होते हैं उस समय, तो क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। अब बीमार हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी भाई इतने होशियार थे, ये इतने हार्ड वर्कर थे कि उसके बावजूद भी भाई साहब उस समय सेकंड डिवीजन से पास होते। अब भाई ऐसा कोई मत कहना कि भाई सेकंड डिवीजन, भाई साहब उस समय की पढ़ाई को आप लोग क्या समझो रहे। अभी ये ऐसा नहीं है कि आप लोग नकल करके पास हो जाते हो, या मैं सभी से नहीं बोल रहा भाई, कोई दिल पे ना ले, लेकिन इस समय यार एजुकेशन का पूरा सिस्टम हिल रखा है। अब पहले से तो बेटर ये है कि आप लोग जब, अच्छा सुभाष चंद्र बोस जी की इस बात से बहुत ज़्यादा नाराजगी थी कि जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको क्या देखते हैं वो वहाँ पे कि यार इस यहाँ पे कोई इंग्लिश सी इंग्लिश दिखाई दे रहा है, हमें बाइबल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, सबके बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन व्हाट आर गीता, उनके बारे में क्या, और अपना जो क्या बोलते हैं उन्हें संस्कृत के बारे में क्या, वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं यार। तो ये बात उन्होंने बचपन से ही वहाँ पे आ गई थी, जब स्कूल से वो जाते थे तब ये चीज़ उनके बचपन से ही यार आने लगी थी, है ना। तो वहाँ से उनका थोड़ा बहुत बिहेवियर चेंज हुआ, और इसी समय जब वो स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य को पूरा पढ़ते हैं तब वो थोड़ा ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं। अपने माँ बाप से बात नहीं करना, वो क्या सोच बैठे थे, ये सोच बैठे थे कि उनका एक तो ग्रुप ही पूरा तगड़ा था भाई साहब यार। ग्रुप भी कैसा कि सभी के सभी एक ही बात करते कि नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं है भाई, सिर्फ आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, उनका ये सब था। उन्होंने क्योंकि भाई साहब वो पूरा पूरा प्रेरित किससे थे, स्वामी विवेकानंद, और जो स्वामी विवेकानंद के शागिर्द रहेगा भाई साहब वो ऐसा ही होता है ना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसे इंसान अलवेले ही होते हैं जो कभी कभार जन्म लेते हैं दोस्तों। चलो इन पे भी देखें किसी दिन अपन लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है भाई साहब धीमे धीमे 1915 गुजरता है और अपने सेकंड डिवीजन से पास भी हो जाते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। अब पास हो जाते तो 1916 में क्या होता है कि दर्शन शास्त्र में भाई साहब इन्हें बीए ऑनर्स में अपना जो रुचि दिखाया। अब रुचि दिखाया तो ठीक है भाई साहब, अब जैसे उन्होंने एडमिशन लिया अपना, एडमिशन लेते ही होता क्या है कि कॉलेज के जो अध्यापक होते हैं और कॉलेज के जो छात्र होते हैं उनके बीच में हो जाता है भाई झगड़ा, किसी बात को लेकर हो गया होगा। अब क्या होता है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो फर्स्ट ईयर में, और वो उस समय क्या कर रहे थे बेटा, इन सभी जो भी ग्रुप था लड़कों का छात्रों का, उनको सभी का नेतृत्व कर रहे थे भाई साहब, है ना। और इस वजह से क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को रस्टिकेट कर दिया जाता है 1 साल के लिए, जिसकी वजह से वह अपनी परीक्षा तक भी नहीं दे सके थे। अब वो ये सोचने लगे कि भाई साहब ऐसे खाली समय में बैठे बैठे होता क्या है, एक काम कर लेते हैं कि 49वीं बंगाल रेजिमेंटी में भर्ती होने के लिए उन्होंने परीक्षा दी और उसमें वो पास भी हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल की बारी आती है तो आंखों में थोड़ा बहुत खराबी होने के कारण उन्हें निकाल दिया जाता है। बताइए, एक छोटी सी उम्र में भाई साहब इनके अंदर ये जुनून था कि मुझे सेना में भर्ती होना है, इतना बड़ा जुनून था जब वो काफी ज्यादा छोटे थे। लेकिन अभी क्या है यार, अभी छोटे मोटे जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर क्या जुनून यार, कैसे जुनून था, है ना। अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे हो सर उसके लिए एलिजिबिलिटी तो कुछ अलग अलग होती है ना, नहीं बेटा। उस समय जो है अगर आप 15 साल के हो, 16 साल के हो जाते हो तो उस समय आपको परमिशन ग्रांटेड हो जाती थी कि यू कैन ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, लेकिन अभी के थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि भाई अब कॉलेज से तो निकाल दिया गया और सेना में भी भर्ती हो नहीं पाए, तो किसी न किसी प्रकार से वो क्या करते हैं कि स्टार्स डिच चर्च नामक कॉलेज में अपना दाखिला लेते हैं। किंतु पता क्या चलता है कि उनका मन तो पूरा का पूरा फौज में लगा हुआ था। भाई मुझे तो फौज में जाना है, दाखिला तो ले लिया लेकिन मन तो कहाँ पे था भाई, फौज में जाना है, फौज में जाना है।
बचपन से ही भाई साहब काफ़ी ज़्यादा तगड़े ख्वाब थे इनके। तो उन्होंने एक आइडिया आता है इनके दिमाग में, तो कहते हैं जब वो मतलब कॉलेज के बाद जैसे ही अपना लाइफ मतलब थोड़ा बहुत तो भी खाली रहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अब इस खाली समय का जो उपयोग करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि टीए में दाखिला प्राप्त कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या करते हैं कि टीए जो टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें अपना दाखिला लेते हैं और फोर्ट विलियम सेनालय में भर्ती होते हैं। उसके बाद भाई साहब बाद में उसे वो छोड़ भी देते हैं ना, क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनकी कुछ ज़्यादा ही आर्थिक इच्छाएं थी इनसे, है जैसे इससे पहले 1919 में ये अपने बीए ऑनर्स में क्या करते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न से कोलकाता में पास होते हैं, और पूरे कोलकाता विश्वविद्यालय में इनकी जो रैंक आती है भाई साहब वो कितनी आती है, टॉप। टॉप मतलब पहला तो नहीं है, दूसरे रैंक पे आते हैं भाई। क्योंकि भाई साथ में बंदा जो है अपनी टेरिटरी आर्मी में भी अपनी सर्विस दे रहा है भाई साहब, समझ रहे हो ना। और उसके बाद बावजूद भी क्या होता है कि इनकी रैंक आती है सेकंड पूरे कोलकाता में भाई साहब। चलिए, अब इनकी जो पिताजी की जो हार्दिक इच्छा थी ना भाई, वो क्या थी कि टू ज्वाइन द ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस। तो पिताजी इनसे कहते हैं कि बेटा क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो पिताजी से बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल पिताजी, अगर आपकी इच्छा है तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ, मुझे आप 24 घंटे दीजिए, मैं बताता हूँ आपको सोच कर। क्योंकि उस समय उनकी जो एज थी भाई साहब, वो एज IAS के लगभग खत्म होने वाली थी। काफ़ी वो एक ही चांस था कि वो IAS का पेपर दे सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा और इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने केवल 24 घंटे के अंदर ही सोच लिया, और वो 15 सितंबर 1919 में इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं अपने ICS के सफ़र पर। और वहाँ पे जाके क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में ट्राई करते हैं, लेकिन उनका एडमिशन वहाँ पे कहीं होता नहीं है। तो फिलहाल बाद में एक कॉलेज होता है जिसका नाम आपका किट्स विलियम हॉल्स होता है, और उसमें इन्हें प्रवेश मिलता है, जिससे होता क्या है कि वहाँ पर रहने खाने पीने का जो पूरा व्यवस्था था, तो उनकी ये एक समस्या तो पूरी कंप्लीट सॉल्व हो गई थी। तो उन्होंने वहीं से अपना आगे की पढ़ाई की। उसके बाद 1920 में भाई साहब उन्होंने ICS की परीक्षा को पास करते हैं। 1920 में ICS की परीक्षा को पास करते हैं। इसके बाद उनका जो मन था भाई, वो पता है ना, बचपन से भी वही पढ़ के आ रहे थे भाई साहब, कि जो विवेकानंद हैं और आपके अरविंद घोष जी हैं, उनके विचारों की तरफ। क्योंकि उस समय भारत में भाई साहब अब वो इतने समझदार हो गए थे कि वो समझने लगे थे अपने आप को कि अंग्रेजों के नीचे ही मुझे काम करना पड़ेगा। इस प्रकार तो अगर मैं ICS में रहा तो मुझे अंग्रेजों के नीचे कहीं ना कहीं गुलामी करनी पड़ रही है ना। तो इससे तो बेटर हुआ कि मैं देश के लिए कुछ करूं। तो बंदा या क्या करता है वहां पे अपने ICS की नौकरी को उस समय छोड़ता है, जो कि एक उस समय वैल्यू रखती थी भाई साहब वो पोस्ट, है ना। उस पोस्ट को छोड़ने के बाद अपना वहाँ से 22 अप्रैल 1921 को क्या करते हैं कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू को अपना इस्तीफा देते हैं। और इस फैसले पर क्या होता है कि पूरे घर वालों का क्या रवैया होगा भाई साहब इस फैसले के अगेंस्ट। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि नहीं यार, घर वाले उनके गुस्सा होंगे, नहीं भाई, पूरा परिवार उनके ऊपर गर्व कर रहा था कि हाँ मेरा बेटा कुछ ना कुछ अब जरूर करेगा। अब जो देखो अभी क्या होते हैं कि माँ बाप, अगर हम लोग अगर IAS पास कर ले तो भाई साहब, अरे भाई आज के ज़माने में IAS पास करना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आप अंग्रेजों के नीचे काम करो, नहीं भाई यार, समझदार हो ना। लेकिन उस समय के लिए ICS का मतलब अंग्रेजों के नीचे गुलामी करना जैसा था। इस समय आप उन सभी की हेल्प करोगे जो इस क्या बोलते हैं समाज से पिछड़ रहे हैं और इस इंडिया को ऊपर ले जाने में। इसीलिए दोस्तों IAS की तैयारी करो, बनो और देश को आगे बढ़ाओ, ठीक। लेकिन उस समय कंडीशन अलग थी। चलिए, तो जून 1921 में ये भारत लौटते हैं, और सीधा लौटते ही क्या करते हैं कि कोलकाता के जो स्वतंत्रता सेनानी थे कोलकाता में स्वतंत्रता सेनानी थे कौन भाई, बताएगा कोई? देश बंधु चित्तरंजन दास जी।
ये उनसे प्रेरित होकर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए थे भाई, है ना। ये है भाई उनका पूरा जो भी कोलकाता में आते हैं, है ना। अब ये लाइफ है भाई उनकी, जब रियल सुभाष चंद्र बोस आउट ऑफ द कम सुभाष चंद्र बोस, जब एक सुभाष चंद्र बोस के अंदर से एक रियल टाइगर निकलता है ना, उस सुभाष चंद्र बोस की फोटो देखोगे आप। अब चलिए, तो इनका जो योगदान रहता है भाई साहब फ्रीडम स्ट्रगल में, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अच्छा, फ्रीडम से स्टार्ट समझ में आता है कि यार चैनल का ग्रोथ काफ़ी धीमा हो रहा है। प्लीज़ यार गो, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कराओ यार, और करो भी। कितना टाइम लगता है यार एक वीडियो को सब्सक्राइब करने में? ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको बेल आइकन दबाना है और उसका जो नोटिफिकेशन उसे ऑन करना है, बस इतना ही करना है ना। मेरे हिसाब से 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे यार आप लोगों को ना। तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिस चैनल एंड ग्रो दिस चैनल। हमने आपके लिए खोला है यार ये चैनल, आपकी कहीं ना कहीं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकें उसके लिए खोला है। तो चलिए कम टू द पॉइंट। अब होता क्या है, जैसे कि जो देशबंधु चित्तरंजन दास जी होते हैं वो कहते हैं कि आप जाइए सीधा और महात्मा गांधी जी से मिलिए। अब महात्मा गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है मुंबई में 20 जुलाई 1921 में। 20 जुलाई 1921 में उनकी महात्मा गांधी जी से मुलाकात होती है। और उस समय भाई साहब महात्मा गांधी क्या लीड कर रहे थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग क्या यार, असहयोग आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे थे उस समय। और कोलकाता में जो उसका नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, वो कौन कर रहे थे? आपके देशबंधु साहब, है ना। तब जैसे ही मिलते हैं महात्मा गांधी जी से, जब क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो उनसे बोलते हैं महात्मा गांधी जी कि आप जाइए कोलकाता में और दास बाबू जी की आप बंगाल में इनका सहायता कीजिए, है ना। तो दास बाबू क्या करते हैं कि जैसे अब ये वहाँ पे पहुँचते हैं भाई कोलकाता में, तो इनका क्या है कि जो दास बाबू जी है इनको नेतृत्व देते हैं पूरा का पूरा, है ना। अब जब पूरा नेतृत्व देते हैं भाई इनको, तो आगे ये होता है वो वहाँ पे अच्छा खासा उनका रोल रहता है भाई। अब लोगों को पता चलने लगा कि हाँ भाई सुभाष बाबू के नाम से कोई व्यक्ति है जो कि कुछ करना चाह रहा है, और उनको सपोर्ट भी करने लगे थे लोग उस समय। अब बात आती है धीमे धीमे 1922 में, जब चित्तरंजन दास बाबू ने आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपकी कब हुई थी भाई साहब? 1922 में। कीप इट इन योर माइंड। और सुभाष चंद्र बोस जी को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी बना दिया गया। और उन्होंने जैसे ही उन्हें कार्यकारी प्रमुख बनाया महापालिका का, तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। महापालिका का पूरा पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया था। और उनके काम से खुश होने के बाद जो है नेहरू जी से मिलते हैं वो। अब नेहरू जी को उनको पता चलता है कि हाँ भाई लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ना, ये देश के काम आएगा। तो अब नेहरू जी के साथ मिलकर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत ही इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत करते हैं। अब बात आती है भाई साहब 1927 आता है। 1927 आते ही क्या होता है कि साइमन कमीशन का जो है अब भारत में आया। तो तब क्या होता है कि जो कांग्रेस थी उन्होंने इसे काले झंडे दिखाए, और उसका भी नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपके सुभाष बाबू। बिल्कुल सही। अब जब आपका मोतीलाल नेहरू जी ने जब भारत का भावी संविधान बनाने की प्रक्रिया रखी, तो 8 लोगों को चुना उनमें से, और उनमें से एक आपके सुभाष चंद्र जी भी थे। 1928 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, तब सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें खाकी सैन्य कपड़ों में पहनकर उन्हें सलामी दी थी। यहाँ से उनका जज्बा देखकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सभी के सभी टोटली इम्प्रेस भाई साहब। सब लोग ये कहने लगे थे कि वाह बेटा, ये है रियल टाइगर ऑफ द बंगाल। लेकिन आप लोग ये ना भूलें कि ये स्वामी विवेकानंद के भक्त थे, है ना। और साथ ही साथ ये भक्त थे किसके? अरविंद घोष जी के, है ना।
तो भाई साहब जैसा मतलब कंडीशन रहता है ना, वो उसी प्रकार से रिएक्ट करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से। अब एम के गांधी, अच्छा, जो जो क्या कहते हैं उससे अधिवेशन हो रहा था जब 1928 का, तो उसमें अध्यक्षता आपकी कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। तो उसमें क्या की एक प्रस्ताव रखा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाए। हमें पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ की किसी के बारे में बात ही नहीं करनी है ना, क्योंकि उधर तो बाल गंगाधर तिलक ने पहले ही बोल दिया था भाई स्वराज के, पूर्ण स्वराज। लेकिन ये न अभी ध्यान आ रहा था कि स्वराज की मांग करनी चाहिए। लेकिन 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 बेटा महात्मा गांधी जी अब भी खिलाफ थे पूर्ण स्वराज के। वो बोल रहे थे कि नहीं, हमें अभी पहले डोमिनियन स्टेट की मांग करनी चाहिए। अब भाई महात्मा गांधी जो है भाई सीनियर मोस्ट लीडर थे उनमें कांग्रेस के, तो वो बोलते हैं कि सभी उनका सम्मान रखने के लिए कहते हैं कि चलिए हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन 1 साल तक हम देखेंगे, अगर उन्होंने हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया तो हम आगे पूर्ण स्वराज के बारे में बात करेंगे 1 साल के बाद। लेकिन घंटा वो कहाँ मानने वाले थे भाई साहब, कौन? अंग्रेज। अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे कि तुम लोग कुछ भी उनके परोस के ले जाओगे और वो खा लेंगे भाई। यार रे भाई, उनका नाम वैसे ही ऐसे ही उन्हें गोरे नहीं कहा जाता भाई, काफी ज्यादा चालाक थे, चालाक लोमड़ी थे एक्चुअली वो, है ना, ऐसे ही थोड़ी ना मान जाएंगे। तो भाई साहब उनके जो भी प्रस्ताव था उन्हें ठुकरा दिया गया भाई अंग्रेजों के द्वारा। अब क्या होता है भाई, अब महात्मा गांधी कहते हैं नहीं, अब पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। अब 1930 का जैसे ही भाई साहब अब अधिवेशन होता है तो अध्यक्षता करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। कहाँ पे होती है भाई साहब? लाहौर में होती है। और उसमें यह तय किया जाता है कि अब हमें पूर्ण स्वराज से नीचे तो कुछ चाहिए नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज हुई थी क्या, वो हुआ था ये कि 26 जनवरी के दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये चीज वहां पे डिसाइड की गई थी दोस्तों, है ना। ये अच्छा पीडीएफ में डिस्प्ले करना भूल गया, उसके लिए सॉरी। अच्छा आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इन 1927 व्हेन अ साइमन कमीशन इज कम टू इंडिया एंड बैक टू a black flags were shown from the INC party and it was led by the सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, इनको सुभाष चंद्र बोसु बोला जाता है बंगाल भाषा में, ठीक। और ये है, आप लोग देख लीजिए पूरा, है ना। 1930 का जो नेहरू जी के प्रेसिडेंट ओवर द आईएमसी, और अच्छा आईएमसी लिख गया यहाँ पे, आईएनसी है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, आप थोड़ा देख लेना। देन आपके जो सुभाष चंद्र जी बोस आते हैं और बोलते हैं कि 26 जनवरी को उन्होंने 1931 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। अब राष्ट्रीय ध्वज को फहराना भाई साहब कोलकाता में अंग्रेजों के खिलाफ होना, समझ रहे हो ना भाई। अब सुभाष चंद्र बोस जी जाएंगे जेल। अच्छा, ये अपना जेल जो पहले भी काट चुके थे ना, ऐसा नहीं पहली बार जाएंगे, अब जेल जाते हैं भाई साहब। अब गांधी जी को पता चलता है क्योंकि भाई साहब सुभाष चंद्र बोस इस समय तक अब अपना अपना एक अस्तित्व स्थापित कर चुके थे। अब गांधी जी को पता चलता है कि यार उधर भगत सिंह भी हमारे उसमें है जेल में, उन्हें फांसी सजा दी गई है, और इधर जब सुभाष चंद्र बोस है। इस प्रकार तो सभी जितने भी युवा लीडर हैं वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे ये लोग। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं कि उनके पास जाते हैं और समझौता करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी को छोड़ो, रिहाई दो उन्हें। अंग्रेज बड़े चालाक, उस समय उन्हें लग रहा था अंग्रेजों कि सुभाष चंद्र बोस इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना कि भगत सिंह कर देंगे, और ये सही बात भी थी। जो सुभाष चंद्र बोस उस समय के बारे में मैं बता रहा हूँ, केवल जब समय चला था आपका 1931 का, उनसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी दिखाई थी भगत सिंह ने। द वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट लीडर, क्रांतिवीर जो भी कहा जाए इनके बारे में, भाई साहब रियल हीरो ऑफ द इंडिया। दिस इज द सिंगल मैन हु डिड गिव अ ग्रेट, क्या बोलते हैं यार, बहुत यार इनके बारे में क्या ही बोलूं मैं यार, है ना। इनके बारे में बायोग्राफी आएगी भाई दोस्तों, है ना, बहुत जल्द आएगी यार। ये मेरे भी फेवरेट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुभाष चंद्र जी बोस जी का क्या होता है, वहां से रिहाई हो जाती है। लेकिन भगत सिंह के बारे में क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, थोड़ा नरमी बख्शते हैं। क्योंकि देखो आप लोग क्या कहते हो कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, डेफिनेट, बिल्कुल सही हो भाई, बिल्कुल सही हो आप लोग। लेकिन मेरी बात सुनो,
जब महात्मा गांधी जी जब भगत सिंह से मिलने के लिए गए थे जेल में, तो उनसे ये पूछा था महात्मा गांधी ने, क्या आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो भगत सिंह ने बोला, मुझे पता है कि आप मुझे बाहर निकाल लोगे और मैं जानता हूँ ये बात पक्की, लेकिन मैं इस जेल से बाहर नहीं आना चाहता। ये बात खुद भगत सिंह ने कही थी। वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शहादत हो। अगर एक जान से, भाई साहब क्या बोलूँ यार, अगर एक जान से अगर पूरा देश उस समय बदलता है, मेरी जान जान जो है यार, मेरी अगर मेरे को फांसी होती है तो पूरा देश अगर बदलता है, मेरे मरते ही जैसे इनमें और भी क्रांतिकारी पैदा होंगे, उन सब के बारे में सोचिए आप। मेरे एक जान के बारे में मत सोचिए, मेरे जो और भी दो दोस्त हैं उनके बारे में मत सोचिए, जो राजगुरु सुखदेव जी वगैरह थे उनके बारे में मत सोचिए। हम क्रांतिवार वीर हैं, इसका मतलब हमें आज नहीं तो कल तो मरना ही है। तो इससे बेटर है कि भाई साहब एक ऐसी ज़िंदगी के एक ऐसी मौत मरे जो लोगों को हमेशा याद रहे। यार भगत सिंह यार क्या बात है इनकी यार, आई एम सल्यूट विद देम, है ना। चलिए तो भाई ये इनका खुद का फैसला था, लेकिन लोग कहते हैं कि इनका नरमी समझौता जो उन्होंने समझौता किया अंग्रेजों के साथ, वो नरमी से इसीलिए किया था भाई, है ना। तो इसमें महात्मा गांधी का कोई दोष नहीं है भाई, तो महात्मा गांधी जी को ब्लेम करना छोड़ो। लेकिन कहीं कहीं इन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनके लिए इन्हें ब्लेम किया जाता है ना। किसी दिन बात करेंगे आपकी एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। भाई किसकी बायोग्राफी है? महात्मा गांधी जी की, नेशनल फादर ऑफ इंडिया। इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे किसी दिन, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इसमें बस इतना ही था, है ना। और यहाँ से आगे अपन लोग बात करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। देखो सुभाष चंद्र बोस जी की जो बायोग्राफी एक्चुअली जो जिंदगी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं भारत में उस समय। आज आपको जो काफ़ी कुछ मिला हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, कि कब आपका भारत में साइमन कमीशन आया, कब आपकी अध्यक्षता कब मोतीलाल नेहरू ने की थी, और 26 जनवरी को अपन लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, वो सब के बारे में आज आपको पता चला, है ना। और आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में पता चलना यार, मतलब आप किसी एक बंदे के बारे में जान रहे हो, आप इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में किसी के बारे में जान रहे हो, तो उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी जान रहे होते हो कहीं ना कहीं। तो ये एक वो जरिया नहीं है कि जहाँ से आप लोग केवल एक इंसान के बारे में जान, नहीं बाबा, यू आर ऑल्सो नोन विद अवर इंडियन हिस्ट्री, सिंपल है। और इस तरह कहानी के हिसाब से समझाना हिस्ट्री को, इससे बेटर यार कहीं मिलेगा भी नहीं, है ना। तो मैं नहीं चाहता यार कि कोई लोग ऐसा कहे कि नहीं बायोग्राफी इज़ नॉट अ गुड फॉर अस, है ना। मेरे को नहीं लगता कोई कहेगा ऐसा, क्योंकि अच्छा है भाई। और जो लिखा है सपोर्ट फ्रीडम स्पॉन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, बिल्कुल यार सब्सक्राइब कराओ यार। चैनल का जो ग्रोथ है वो शुरुआत में काफ़ी तेज़ था, लेकिन धीमे धीमे हो कह रहा है भाई साहब, काफ़ी धीमा पड़ गया है ग्रोथ। दोस्तों क्या होता है कि देखो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इधर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है यार, है ना। और अभी मैंने चैनल को स्टार्ट ही किया है, और अभी आप लोग एकदम से उठाकर एकदम से नीचे गिराओ तो क्या होगा यार मेरा, है ना, मेरा मोटिवेशन जो है पूरा पूरा एकदम नीचे जाएगा। तो गाइस ऐसा मत करो प्लीज़, गो ऑन चैनल यूट्यूब एंड सब्सक्राइब फ्रीडम स्पॉन एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट इट योर फ्रेंड्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। बायोग्राफी इनकी पार्ट होगी भाई साहब, 3 पार्ट होंगे इनकी बायोग्राफी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनका जीवन है। इनके शादी के बारे में बात करेंगे अभी तो भाई, है ना। इनका जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था 1938 में, उनके बारे में बात करें। महात्मा गांधी से किस प्रकार से इनके मतभेद हुए उसके बारे में बात करेंगे। और 1945 में, अरे हाँ उससे पहले एक और चीज़ हुआ था आपका, हिटलर से किस प्रकार मिलते हैं ये, है ना। और जापानी सेना में जाके किस प्रकार अपना नेतृत्व को दिखाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे होता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये सब देखेंगे, है ना। तो वो देखें अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।